हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, डेली लाइफ से रिलेटेड सारे एग्जांपल इसमें मिलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को डेली लाइफ से जुड़े हुए मिलते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों से हम शुरू करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर तो सर हम दो जानते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो बच्चों ये कैसा मिक्सचर होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहली बात तो हमें ये पता चलती है कि सर ये मिक्सचर है। अब हम क्लास 9th से सीखते आए हैं कि मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, बिल्कुल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम हो जाती है, कोई अलग अलग सेपरेशन यहाँ पे हमें नजर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया, उसको आप डिसॉल्व कर दो। अब आप उसको टेस्ट करो, तो आप जितने बार भी टेस्ट करोगे हर बार आपके उस स्पून में सॉल्ट और वाटर का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे एक ड्रॉप को टेस्ट किया जाए या एक चम्मच को टेस्ट किया जाए। तो इसीलिए हमने कहा कि वो मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस है। अब इसी के कंपैरिजन में हमने पानी लिया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और उसको मिक्स कर दिया। अब आप एक चम्मच निकालें, अब टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब आप एक चम्मच निकालेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, फिर दूसरा चम्मच निकालेंगे, तो आपको लगेगा कि यार दोनों बार अलग अलग है। किसी बार आपको लगेगा कि पानी ज्यादा है मिट्टी कम है, और दूसरे में लग सकता है कि यार मिट्टी ज्यादा है और पानी कम है। इस तरीके से आपको डिफरेंट नजर आएगा, तो वहां पर आप बोलेंगे एक से ज्यादा फेज है। तो वो मिक्सचर कैसे हो जाते हैं? हेट्रोजीनियस। जैसे पेट्रोल और अल्कोहल, पेट्रोल और वाटर को आपने मिलाया, तो पेट्रोल आपका ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा डेंसिटी के वजह से। तो है तो मिक्सचर ना, बट कैसा मिक्सचर है? वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, कहीं पे बेसिक क्वेश्चन कोई मिल जाता है या असर्शन रीजन में हमें क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। उसके बाद सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। आप सब जानते हैं कि सॉल्यूट मोस्ट ऑफ द केसेस लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में होता है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे, और जो मैंने दोबारा सॉल्वेंट लिख दिया यहाँ पे, इट शुड बी लार्ज, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसे आप क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। अब सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट के लिए कई सारी चीजें हम डिफाइन करना चाहेंगे, उसका प्रेशर डिफाइन करना चाहेंगे। तो आज से सॉल्यूट के लिए हम नोटेशन यूज करेंगे बी और सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे ए। जो बड़ा है उसको पहले नंबर दे देंगे यानी कि ए, और इसे बी बोलेंगे। जैसे आपने कहा सर मास यानी कि वेट बता रहे हैं इसका, तो आप कहोगे सर वेट डब्ल्यू सॉल्यूट का है तो बी लिख देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है तो ए लिख देंगे, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास लिखना है बी लिख देंगे, यहां ए लिख देंगे। तो इस तरीके से यहां पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी? ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, तो सॉल्यूट हमारे पास हो गया, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। टाइप्स तो यही है कि एक टाइप सॉल्यूट का होता है, एक सॉल्वेंट का होता है, लेकिन क्या नंबर्स भी सेम होंगे या नहीं होंगे? तो बच्चों अगर सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब टू कंपोनेंट सिस्टम। जैसे पानी और नमक, एक पानी है और एक नमक है, ठीक है। फिर आता है टर्नरी, टर्शरी बोलते हैं जिसे। तो टर्शरी में होगा तीन कंपोनेंट होंगे, इट इज अ थ्री कंपोनेंट सिस्टम। जैसे आपने नमक भी ले लिया है, चीनी भी ले ली है आपने, और प्लस आपने वाटर, तो वाटर का अमाउंट ज्यादा है, उसके अंदर नमक और चीनी दोनों डाल दिए,
तो कितने कंपोनेंट हो गए बच्चा? 3 कंपोनेंट हो गए, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन को टर्नरी कहा जाएगा, क्वाटर्नरी भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट आपका एक ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है, प्यारे बच्चों, जो सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं उनकी स्टेट क्या होती है? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या फिर गैस होते हैं? आंसर करिए। वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने कहा कि सर सॉल्यूशन की स्टेट लिक्विड होती है, वो बहुत गलत बता रहे हैं। जिन बच्चों ने कहा कि सर स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। तो जब भी सॉल्यूशन कहा गया है आज तक, तो हमने उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, हमने जस्ट जैसे सॉल्यूशन को सुना है तो हमने कहा सॉल्यूशन बनाने की बात चल रही है किसी की, तो वो लिक्विड ही तो होता है। ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन हर वो चीज है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। अगर वो मिक्सचर होमोजीनियस है तो वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है। एक और सवाल, अगर तुम यहाँ गलत थे या कुछ बच्चे सही थे, तो अब दूसरे क्वेश्चन पे भी आप सही होने की कोशिश करेंगे और गलत वाले दोबारा गलत होने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। ये बताइएगा इसकी स्टेट कैसी है। NaCl प्लस H2O, इसकी स्टेट क्या होगी? इसकी स्टेट सॉलिड बनेगी, यानी कि फाइनली जब इनको बनाओगे तो ये सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे? बताइए। चलिए वोटिंग स्टार्ट कर दी है हमने, तो देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर किसको मिलता है। ओके, मैंने वोटिंग चेक कर ली है, तो मुझे लग रहा है कि बच्चों ने आंसर करा है कि सर NaCl प्लस वाटर को मिक्स किया जाएगा तो स्टेट लिक्विड मिलेगी। तो एक बार मैं आपका दिमाग दोबारा से खोलना चाहता हूं, तो अपने ज्ञान चक्षुओं को जरा खोलो और दोबारा से दिमाग लगाओ कि आजकल जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी रेनी सीजन चल रहा है, राइट। तो आपको पता है कि यार रेनी सीजन में क्या होता है, जिन दिनों मॉइस्चर ज्यादा होती है, तो हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं या चीनी में भी आप देखते हैं कि उसमें हल्की हल्की मॉइस्चर लग जाती है। मॉइस्चर लग जाती है, इसका मतलब चीनी हल्की हल्की गीली लगती है आपको, सॉल्ट हल्का गीला लगता है। या जो आप सॉल्ट का जो छोटा वाला डब्बा यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है, सॉल्ट गिराने के लिए, डालने के लिए, तो वो अगर ऊपर से खुला रह जाता है तो आप देखते हैं कि सॉल्ट उसमें चिपक गया, हल्का मॉइस्चर गीला हो गया। तो क्या वो लिक्विड हो जाता है? क्या नहीं होता है। तो मिक्सचर ही तो बनाना। तो मैंने यही तो कहा कि हमारे चीनी के डब्बे में, नमक के डब्बे का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें मॉइस्चर आ गई तो NaCl प्लस H2O ही तो है, और मिक्सचर भी होमोजीनियस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई क्रिस्टल ज्यादा गीला है कोई कम गीला है, जो है हमारा सॉल्ट पूरा ऑलमोस्ट एक सा ही गीला हो रहा है। लेकिन सॉलिड स्टेट कैसी है? सॉलिड है। अब यही मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैंने कहा 1 चम्मच नमक लो और 1 गिलास पानी, अब नमक मिलाओ, तो अब तुम कहोगे सर लिक्विड। तो यहां से क्या बात समझ में आई? सर ये डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। जो ज्यादा होगा उसी की बोलबाला है भाई, ठीक है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वही डिसाइड करेगा स्टेट। नमक और पानी को मिलाने में अगर पानी ज्यादा है तो लिक्विड बनेगा फाइनल स्टेट, अगर नमक ज्यादा है तो फाइनल स्टेट सॉलिड बनेगी। क्लियर हो गया? तो सारा खेल यही है कि मीडियम कौन है और फेज कौन है, किसे ऐड किया जा रहा है, किस में ऐड किया जा रहा है। तो सारी कहानी यही है। इसी बेसिस पे सॉल्यूशन हमारे 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीनों स्टेट हमारे पास होती है। यहां से कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा समझ लेंगे आप तो आपके एमसीक्यूज और डेली लाइफ में आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से हम इन एग्जांपल्स को यूज करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास है सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही डिसाइड करता है स्टेट। तो जब मैंने कह ही दिया है कि सॉल्यूशन सॉलिड है, तो आप कहोगे सर सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड ही रहने वाला है। क्लियर? ठीक है। अब सॉल्वेंट सॉलिड है, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में है वो कैसा है? सॉलिड है। अब सॉलिड के अंदर लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो मैं पहले सॉलिड के अंदर जो सॉल्यूट है जो मैं मिला रहा हूं वो है सॉलिड, फिर मैं इसके अंदर मिलाऊंगा लिक्विड,
और फिर मैं लिक्विड के अंदर मिलाने वाला हूं गैस। तो ये कहानी है, ठीक है। तो इमेजिन कर लो तुम्हारे पास ज्यादा अमाउंट में जो है वो सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर तुम्हें एक बार सॉलिड मिलाना है। जैसे जैसे पहला एग्जांपल है हमारा कॉपर प्लस गोल्ड, ठीक है। गोल्ड हमारे पास Au। तो आप लोगों को पता है कि जो भी ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं तो प्योर गोल्ड की नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि प्योर गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड आपका एकदम ब्रेक हो जाता है। तो गोल्ड में हमें पता है कि वहां पे कॉपर मिलाया जाता है, कुछ और मेटल मिलाए जाते हैं। और जब मान लीजिए ये जो मार्कर है मेरे पास, ये गोल्ड प्लस कॉपर का है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, मार्कर नहीं लेते हैं, एक रिंग हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है, जैसे आप लोगों के पास होगी। तो हमारे पास एक अगर रिंग है और वो गोल्ड की बनी हुई है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो पूरी गोल्ड की बनी है। तो गोल्ड में उसमें कॉपर भी मिला हुआ है अगर, तो ऐसा नहीं होगा कि फ्रंट वाली साइड में गोल्ड होगा और पीछे कॉपर होगा, ऐसा नहीं। सब जगह कॉपर और गोल्ड का रेशियो क्या रहेगा, बराबर। मान लीजिए कि 90% कॉपर है, 10%, सॉरी उल्टा हो गया, 90% गोल्ड है और 10% उसमें कॉपर है। तो यही रेशियो आपको हर पॉइंट पे मिलने वाला है। तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, राइट। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। तो तुमने समझा, डेली लाइफ में देखा हुआ ये एग्जांपल, राइट। अब सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, मॉइस्चर वाला मैंने एग्जांपल बताया कि NaCl जो है वो हाइड्रोस्कोपिक होता है, उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, ये हम बता सकते हैं। या बुक्स में जो अच्छे एग्जांपल लिखे होते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से, थोड़े से डेली लाइफ से जो हटके हैं हमारे, वो है प्लैटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का डिपॉजिट होना। ये रहा प्लैटिनम। प्लैटिनम की खास बात यह है कि वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गई है, तो सॉलिड के अंदर क्या हो गया है, अरे यार रुक जाओ, ये तो सॉलिड के अंदर गैस हो जाएगा ना। सॉलिड के अंदर हमें क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए। सॉलिड के अंदर लिक्विड के लिए तो हमें पनीर लेना पड़ेगा बेटा। तो सॉलिड के अंदर लिक्विड में, ठीक है, हम चीज ले लेते हैं, ठीक। तो पनीर सबने देखा है, तो पनीर की फाइनल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। लेकिन आपको पता है यार, बड़ा स्पंजी सा लगता है, गीला भी लगता है। तो वो सॉलिड के अंदर क्या कंटेन कर रहा है, लिक्विड कंटेन कर रहा है। तो चीज इसका एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा। जेलीज इसके एग्जांपल है ना। जेलीज आप लोगों ने देखी होंगी, टॉफीज वगैरह देखी होंगी आपने जेलीज वाली। ये एक छोटा सा पैकेट भी आता था जेलीज वगैरह का पहले, ठीक है। अब आते नहीं आते पता नहीं। तो जेली भी क्या होती है, एक सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है, उसके अंदर लेकिन क्या होता है, लिक्विड होता है। तो वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे है ये। अब सॉलिड के अंदर गैस, बेटा जी सॉलिड के अंदर गैस का एग्जांपल यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब हो जाए, तो उसे आप कहेंगे कि सर सॉलिड के अंदर क्या आ गया, गैस आ गया। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम ले लेते हैं तीसरा टाइप, दूसरा टाइप। सॉलिड के बाद आ जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। तो अब जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो लिक्विड होगा, फिर लिक्विड, और ये फिर लिक्विड। लिक्विड के अंदर लेंगे हम सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। चलो लगाओ दिमाग। लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो सर ये तो सिंपल है, हम कह देंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। नमक और पानी का सॉल्यूशन, यानी कि पानी ज्यादा होगा जहां पर और नमक कम होगा, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो नमक आपने वहां पे सॉलिड हो गया और ज्यादा अमाउंट में जो है वो वाटर हो गया, लिक्विड हो गया। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, शुगर सॉल्यूशन जो भी बनाओ। लिक्विड के अंदर लिक्विड, दो लिक्विड मिला दो, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, या विनीगर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर मिला होता है उसमें। अब अल्कोहल प्लस वाटर, चाहे वो पैक वाला हो या सैनिटाइजर हो, ठीक है, तो जो भी रेशियो होगा, ठीक है। अगर पैक बनाया किसी ने तो अल्कोहल शायद ज्यादा, वाटर कम हो, ठीक। और सैनिटाइजर की बात करें, वहां पे भी यही है, अल्कोहल ज्यादा और वाटर कम। अब लिक्विड के अंदर गैस, ये और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर गैस की बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन कहां से ले लेते हैं, वाटर से। तो O2 डिजोल्व इन H2O, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। या कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, ठीक है, नहीं पीनी चाहिए, तो कोल्ड ड्रिंक में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड है लिक्विड के अंदर, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम उन्हें कहते हैं। तो ये हमारे पास
दो टाइप हो गए, सॉलिड और लिक्विड। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे टाइप पे, ठीक है। जैसे विजिबल तो है, यही बना लेते हैं इसको। तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं गैस सॉल्यूशन की, ठीक है। गैस सॉल्यूशन तो सब जानते हैं कि इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, गैस है। गैस के अंदर सॉलिड होगा, गैस के अंदर लिक्विड होगा, गैस के अंदर गैस। तो गैस के अंदर सॉलिड ले लेते हैं पहले, ठीक है। गैस के अंदर सॉलिड ले लेते हैं। तो गैस के अंदर सॉलिड का एग्जांपल है स्मोक, ठीक है। जो आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे व्हीकल्स वगैरह हम यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कभी आप किसी ट्रक के पीछे गए या किसी बाइक वाले के पीछे गए या किसी की भी आपने देखा किसी गाड़ी के, उसमें से बहुत धुआं निकल रहा है। तो जो स्मोक है, जो धुआं है बेटा, उसकी स्टेट क्या है? तो आप बोलोगे सर स्टेट उसकी गैस होती है, तभी तो उड़ रहा है सर। तो काला काला क्या है उसके अंदर? तो आप बोलोगे सर कार्बन होता है। तो बेटा वो कहीं जाके लग जाता है तो कार्बन, इसका मतलब उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में है ना। तो इसका मतलब स्मोक किसका एग्जांपल है? गैस के अंदर सॉलिड, राइट। उसके बाद गैस के अंदर लिक्विड, फाइनल स्टेट गैस हो लेकिन वो अपने अंदर लिक्विड कंटेन रखे। क्लाउड है ना, फॉग। तो फॉग की स्टेट क्या है, क्लाउड की स्टेट क्या है? ठीक है, कोहरा लगता है जब आप देखते हो गैस फॉर्म में, लेकिन आप देखते हो कि हमारे कपड़े वपड़े भीग जाते हैं, बाल गीले हो जाते हैं, लेकिन कोहरा तो उड़ रहा है। उड़ रहा है इसका मतलब कौन सी स्टेट में? गैस में, लेकिन क्या कंटेन कर रहा है? लिक्विड कंटेन कर रहा है। तीसरा, ठीक है, दिख रहा है सॉलिड लिक्विड। अब तीसरा है गैस के अंदर गैस। यार कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, गैस के अंदर गैस। जैसे मिक्सचर ऑफ एयर, आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन बोल दो, ठीक है। या कोई भी तुम दो गैसेस ले लो, एक को ज्यादा एक को कम ले लो। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या है? आपकी गैस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रेशियो अलग अलग मिलेगा। तो ऐसे हम बड़े सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। कुछ खास एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि सोडियम अमलगम में सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है? सोडियम अमलगम। तो मेरे इसे लिखने से आप ध्यान रखो, मैंने सोडियम के ब्रैकेट में अमलगम Hg लिखा है। अमलगम क्या है पहले? किसी मेटल का मरकरी के साथ जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं अमलगम, ठीक है। किसी मेटल का मरकरी के साथ, जैसे जिंक का मरकरी के साथ जिंक अमलगम, सोडियम के साथ सोडियम अमलगम, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें सॉलिड स्टेट ज्यादा होगी, उसके अंदर मरकरी यानी कि लिक्विड होगा। तो सॉलिड के अंदर लिक्विड, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा आपसे सॉल्वेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर सॉल्वेंट तो ये है और ये क्या है? सॉल्यूट। तो फाइनल स्टेट क्या बनेगी? कैसा सॉल्यूशन है फिर ये? सॉलिड सॉल्यूशन है सर, ठीक है। तो ये हुआ। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म इन एयर, कि हवा में अगर क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है और एयर की क्वांटिटी ज्यादा है यानी कि गैस, तो गैस के अंदर लिक्विड। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल होते हैं। एनसीईआरटी में बढ़िया सी टेबल बनी हुई है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कहानी थी आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। बैठ गया होगा दिमाग में सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, फिर हम हेनरीज लॉ बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतनी चीजें करेंगे और उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी देखने होंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अलग से क्वेश्चंस मिलेंगे इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म की बात हम करते हैं। तो बच्चों कंसंट्रेशन टर्म से आप समझते हैं कुछ? देखो ऐसा है, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ये है, सुना सबने होगा थोड़ा बहुत, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, होती है फॉर्मेलिटी भी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग जगह अलग अलग यूज होते हैं। जैसे मेरे पास कोई सॉलिड चीज है तो मैं उसके मास की बात करना चाहूंगा। अगर मेरे पास कोई लिक्विड है या कोई गैस है तो मैं गैस में मोल्स में बात करना चाहूंगा या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करना चाहूंगा। लिक्विड में मैं मोल्स के टर्म्स में भी बात कर सकता हूँ या फिर लीटर में बात कर सकते हैं, एमएल में बात कर सकते हैं ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज है। तो जहां हमें जो चीज इजी पड़ती है उस हिसाब से हम यूज करते हैं। तो कहीं हमें मोल्स पढ़ने होंगे, कहीं मोलैरिटी, कोई मोलैलिटी, सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं।
तो उसी बेसिस पे कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म भी डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे पहला है तुम्हारा मास परसेंटेज, जिसे कहा जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है 30% शुगर और ब्रैकेट में मैंने लिखा है W/W। जैसे मार्केट से आप पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जब लाते हैं तो पीछे एक टेबल बनी होती है, उसमें लिखा रहता है पर 100 ग्राम इतनी सर्विंग है। फिर पीछे से W/W लिखा रहता है, W/V लिखा रहता है, V/V लिखा रहता है। पता नहीं तुम लोगों ने देखा है नहीं देखा, बट तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, तो 30 ग्राम शुगर अगर किसी में लिख दिया W/W, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट के अंदर 30 ग्राम चीनी है, 30 ग्राम शुगर है इन 100 ग्राम। मतलब अगर उसका तुम पूरा 100 ग्राम लेते हो तो उसमें से 30 ग्राम तो चीनी ही है। और मान लीजिए वो जो पैकेट है, ऐसा नहीं होता कि 100 ग्राम का ही होगा, 50 ग्राम का भी मिलेगा बाजार में, 20 ग्राम का भी हो सकती है कोई चीज। तो अगर 100 ग्राम में 30 ग्राम शुगर है, तो अगर मैं तुम्हें ये देता हूं 20 ग्राम का लेकर आते हो तुम पैकेट, मतलब 20 ग्राम तुम खा जाते हो, मतलब मान लो। ठीक है, तो तुम 100 ग्राम खाओगे तो 30 ग्राम चीनी खाओगे। अगर आप 20 ग्राम खाते हैं तो आप इतनी चीनी खाएंगे। कितनी? 6 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम में से 6 ग्राम तुम उसमें क्या खा रहे होंगे? चीनी खा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे उसमें प्रोडक्ट में ये लिखा रहता है, पर 100 ग्राम सर्विंग सारी लिखी होती है कि जितने ग्राम का भी आपने खरीदा है उसे, तो उसमें आप कैलकुलेट कर लोगे कि यार 20 ग्राम अगर हमारे पास आया है तो उसमें से 6 ग्राम जो है हमारे पास चीनी है। ठीक है, एक प्रोडक्ट मैंने देखा था अभी कुछ टाइम पहले ही। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ एक कोई प्रोटीन था किसी कंपनी का। ठीक है, तो उसमें मैंने जब पढ़ा तो मैंने वहां पे देखा कि उसकी टोटल हाँ, उसमें जो टोटल कैलकुलेशन मैंने की तो मुझे मिला कि उसमें 50% क्या है? शुगर है। 50% समझ रहे हो तुम? ठीक है, वो शायद 500 ग्राम का था। ठीक है, 500 ग्राम का था और उसकी पर सर्विंग में यानी कि 100 ग्राम के अंदर साफ साफ लिखा था कि 50 ग्राम शुगर। इस तरीके का कैलकुलेशन था। अब मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया था तो मुझे पता चला, ठीक है, कि 50 ग्राम उसमें 50% क्या मिल रही थी? शुगर। मतलब मैं जितनी भी क्वांटिटी लिखूं या पूरे डब्बे को देखूं अगर, यानी कि तुमने 1 किलो का परचेस किया तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या था वो, तुम 500 ग्राम तुम्हारे काम का है, 500 ग्राम तुम्हारी घर की चीनी है। ठीक है, तो तुम 500 ग्राम के पैसे दे रहे हो जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, बाकी उसमें चीनी है, तो तुम अलग से ऐड कर लो या फिर वो वहीं से परचेस कर लो। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट आप मार्केट में जब जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये देखने की आदत डालनी चाहिए कि यार ये हमें क्या दे रहे हैं हम। ठीक है, तो कोई चीजें जब खराब आपसे कही जा रही है कि छोड़नी चाहिए, तुम्हें पता भी यार, तो क्यों जानना बहुत जरूरी है कि क्यों यार, कितना जरूरी है। जब तक तुम खुद नहीं करोगे ना किसी चीज पे मेहनत, तुम छोड़ नहीं पाओगे उस चीज को। तो ये कहानी समझ में आई? तो 30 ग्राम पर 30% शुगर, W/W लिया, मतलब दोनों वेट है। तो पहला वाला वेट 30 ग्राम, फाइनल वाला 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के अंदर इतना है। दूसरा, मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज होता है, उसमें लिखा होगा V/V। अब V/V कब लिखा होगा? जब कोई तुम मार्केट से ऐसी चीज ला रहे होंगे जिसमें वो लिक्विड फॉर्म में हो और उसके अंदर कोई भी सॉलिड चीज नहीं हो, लिक्विड लिक्विड ही हो। ठीक है, सारी चीजें, तो वहां पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में बात की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि कोई प्रोडक्ट में लेकर आया और उसमें मैंने पढ़ा कि 5% इथेनॉल, V/V ये है, तो किसी में 5% इथेनॉल मिलाया गया V/V लिखकर। तो अब इसका मतलब ये है, आप इसे किस तरीके से पढ़ेंगे कि सर 5 ml इथेनॉल है इन 100 ml, उसके 100 ml में 5 ml क्या है? इथेनॉल है। ये यूज होगा इसका, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है बेटा। अब तीसरा है
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो W/V ये बहुत कॉमन है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा हम बात करते हैं कि शुगर है ना। तो अलग अलग तुम कोल्ड ड्रिंक्स में देखोगे तो क्वांटिटी ऑफ शुगर तुम्हें देखने को मिलेगी। तो जैसे मिरिंडा है, फ्रूटीज, ये जो प्रोडक्ट है तुम्हारे, इनमें शुगर लेवल काफी हाई है। मिरिंडा में शायद सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहां पर शुगर आपकी सॉलिड हो गई, ठीक है। तो मैंने मान लिया कितना, 13 ग्राम ले लेते हैं। तो 13 ग्राम शुगर इन 100 ml, इसे मैं कैसे बोलूंगा, इसे मैं लिखूंगा 30% शुगर, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा W/V। तो तुम समझ जाओगे पहला वाला मास है और दूसरा क्या है, वॉल्यूम है। तो इस तरीके से हम उसको ओपन कर रहे होंगे, राइट। फिर एक आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 1 लाख के अंदर हम बात कर रहे होंगे, 10 लाख के अंदर, सॉरी, 10⁶ होता है, ठीक है। तो 10 लाख के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ppm। जैसे मैंने कहा कि 10 लाख में से 20 मॉलिक्यूल खराब निकल गए, तो इसका मतलब 10 लाख में से 20 खराब निकल जाने का मतलब तुम कहोगे सर बहुत कम है। तो बिल्कुल सही आंसर यही है कि ppm कब यूज किया जाता है, जब ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में। जैसे पॉल्यूशन हम बता रहे हैं किसी चीज में कोई माइनर एरर के बारे में हम बता रहे हैं, तो वहां पे हम ppm का यूज करते हैं, ठीक है। अब वो मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, और मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से हो सकता है। यानी कि मोल्स में हो सकता है, मास में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, ml में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जैसे कोई सॉलिड चीज मेरे पास है और उसके अंदर मैंने कहा कि यार इसके अंदर एक कार्सियोजेनिक एलिमेंट है, मतलब एक कैंसर करने वाला एक कंपाउंड है और वो भी सॉलिड है। तो वहां पर मैं उस सॉलिड के अंदर सॉलिड बता रहा हूँ, जो है खराब वो भी सॉलिड है, और जो टोटल जिसके अंदर है वो भी सॉलिड है। फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई सॉलिड एयर के अंदर है। जैसे हमने कहा कि यार पॉल्यूटेंट पार्टिकल जो है सॉलिड, किसी चीज के सॉलिड पार्टिकल एयर में घूम रहे हैं, तो वहां पर W/W क्या यूज करेगा, गैस के लिए वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से, ऐसी जैसे आपने कहा कि सर पानी में कुछ खराब कंपाउंड है, मरकरी है मान लीजिए, पानी में मरकरी भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो वहां पे V/V यूज हो जाएगा। या प्लास्टिक चला गया, आपने कहा माइक्रो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो W/V, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं इन सब में। बस परसेंटेज में हम इंटू 100 करते हैं, और इसमें हम क्या कर देंगे इंटू 10⁶ में। क्वेश्चंस में समझा दूंगा बाकी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसंट्रेशन टर्म है हमारे। इसके बाद आ जाते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो एक हमारे पास होता है मोलैरिटी, जिसे आप दिखाते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 लीटर के अंदर। मान लो कि मेरे पास एक बॉटल है 1 लीटर की, इस 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 1 लीटर के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के। मान लो सॉल्यूट चीनी है, मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, 1 लीटर के अंदर कितनी चीनी है। तो अगर मैं ऐसा पूछता हूँ, या तुम ऐसा बताते हो कि सर 1 लीटर पानी के अंदर आपने 20 ग्राम चीनी डाली है, तो आप क्या बता रहे हो फिर, ठीक है। या आप कह रहे हो 20 मोल्स प्रेजेंट है, तो आप क्या बता रहे हो फिर, मोलैरिटी बता रहे हो। लिख लो डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला भी इसी से बनेगा। ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स आने हैं, सॉल्यूट के। सॉल्यूट के लिए क्या नोटेशन यूज कराया था मैंने, बी। और नीचे आनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स सबको निकालने आते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा मोलर मास, वॉल्यूम तो नीचे पहले से ही है, 1000 वगैरह करके कोई खेल नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। ये बस ये याद रखो। तो ये हो गया मोल्स पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नीचे वॉल्यूम रखो लीटर में, बस इतना कर लो, मोलैरिटी निकल जाएगी। ऊपर मोल्स है, नीचे लीटर है, तो यूनिट होगी मोल्स पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा
तो चीजें एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जाड़ों में तुम बहुत पास पास बैठते हो, गर्मियों में फैल जाते हो। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम अगर बढ़ गई, डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ेगी, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी फिर? कम। तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। समझ आ गई होगी मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर की, 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो ये कहानी होती है मोलैरिटी की। अब डाइल्यूशन करने पे ये अलग होती है, तो कैसे चेंज होती है देख लेते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने मोलैरिटी को डिस्कस किया था। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन करने से मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, फिर हम लास्ट में इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं n1 और इसकी वॉल्यूम है v1। तो आप जानते हैं कि मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें मैंने डाइल्यूशन कर दिया, यानी कि पानी और मिला दिया है। तो पहले मान लीजिए जो आपके पास वाटर का लेवल था वो ये था, अब इसमें और वाटर ऐड कर दिया जाए और इसका लेवल अप कर दिया है, पूरा भर दिया इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैंने इसमें NaCl डाला था, तो क्या पानी मिलाने से NaCl की क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स वही रहने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी n1 ही होंगे। पहले अगर 20 ml था तो अब शायद 50 ml हो गया होगा, तो वॉल्यूम तो चेंज होगी, तो ये V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मोलैरिटी कहेंगे M2, ये वाली है आपकी M1। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स वही है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो N1 इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ से M1V1 और यहाँ से N1 इज इक्वल टू मिलेगा M2V2। अब क्योंकि दोनों सेम है तो इनमें 1 और 2 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें समझ में आया ये दोनों इक्वल है। इसी का मतलब ये हो गया कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। बात समझ में आ गई। तो पहले वाले की मोलैरिटी M1 थी। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक 0.5 मोलार NaCl सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी इतनी दे दी है और वॉल्यूम दी है आपको 250 ml। फिर बोल रहा है कि जब उसमें 50 ml पानी ऐड कर दिया जाता है तो मोलैरिटी कितनी होती है। तो 50 ml ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल 300 ml हो जाएगा। तो बस हम मोलैरिटी निकाल देंगे। तो न्यूमेरिकल में आपको पहचानना पड़ेगा कि ऑन डाइल्यूशन की बात की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, वो मैं न्यूमेरिकल से भी दिखा दूंगा, बाकी मैंने लैंग्वेज से आपको बता दिया है। तो ये होती है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। अब दूसरी मोलैरिटी देखते हैं बच्चों। दूसरी मोलैरिटी है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, इस बार हम पानी नहीं मिला रहे हैं, दो अलग अलग हमारे पास हैं, एक की मोलैरिटी M1 है, एक की M2 है, उन दोनों को मिला दे रहे हैं, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास ये सेटअप है, नंबर ऑफ मोल्स N1, वॉल्यूम V1, तो मोलैरिटी हो गई M1, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा N1 अपॉन V1। फिर दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स N2, वॉल्यूम है V2 और यहाँ पर हमारे पास है N2 अपॉन V2। इस बार दोनों मिक्सचर की मोलैरिटी क्या है, अलग अलग है। पहले वाले में मोल्स अलग हैं, दूसरे वाले में मोल्स अलग है। मान लो पहले 10 मोल है, दूसरे वाले में 20 मोल है, यहाँ 50 ml है, वहाँ 40 ml है। इस तरीके से वॉल्यूम भी अलग है, तो मोलैरिटी भी दोनों की क्या होगी, अलग होगी। अब इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे। पहले से कुछ मोल्स आए N1, दूसरे से आए N2, तो आप बोलोगे सर टोटल मोल ये हो जाएंगे। मान लीजिए दोनों सॉल्यूशन NaCl के हैं, यहाँ पे क्वांटिटी अलग है, यहाँ क्वांटिटी अलग है। पहले वाले में 5 मोल है, दूसरे वाले में 10 मोल है, तो आप बोलोगे सर 15 NaCl के मोल हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया N1 प्लस N2। ये आपकी 50 ml थी, ये 40 ml, तो आप बोलोगे 90 ml। तो वॉल्यूम आपकी V1 प्लस V2। लेकिन याद रखें कि मोलैरिटी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको यहां से ये पता चलती है कि मोलैरिटी इज अ नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। थर्मोडायनेमिक्स में कभी सुना होगा
नहीं सुना तो फिलहाल जो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, जिनको ऐड नहीं किया जा सकता, उन्हें आप कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो नई मोलैरिटी है वो m1 प्लस m2 नहीं होगी, तो नई मोलैरिटी क्या होगी? तो नई मोलैरिटी होगी सर कैपिटल M इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1, n1 प्लस n2 को n लिख देते हैं, v1 प्लस v2 को ये लिख लेते हैं। तो n की जगह आप रखेंगे n1 प्लस n2 और v की जगह आप रखेंगे v1 प्लस v2। तो अब क्या लिख सकते हैं और चेंज क्या कर सकते हैं? देखो n1 यहां से निकाल लो, क्या हो जाएगा m1 v1, तो मोलैरिटी के टर्म्स में हमने आंसर निकाल लिया, तो m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, तो बस मिल गया। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम थ्योरी सुन रहे हो, एक ही बार सुननी पड़ती है, ठीक है, पहली बार पढ़ो, उसके बाद फिर वो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इसीलिए वो पढ़नी पड़ती है हमें, ताकि हम क्वेश्चंस को और बेहतर समझ पाए। ऐसा नहीं होता कि मैं फॉर्मूले पढ़ा दूं और तुम्हें सीधे सीधे तुम क्वेश्चंस लगाने लग जाओ। ठीक है, उससे फिर गिने चुने क्वेश्चंस ही बनेंगे, जहां पर भी कॉन्सेप्ट अच्छा बनाया जा रहा होगा, लैंग्वेज चेंज की जा रही होगी, आप लोगों को काफी प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो ये हो गया मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन और ये है मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर। अब आते हैं हम मोलैलिटी की तरफ। मोलैलिटी थोड़ा सा तोतलाना है और मोलैलिटी बन जाती है। तो अब हम देखते हैं मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। क्या होती है मोलैलिटी? मोलैरिटी क्या थी? मोलैरिटी थी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर की, 1 लीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास मान लीजिए 1 लीटर है, ठीक है, इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर के अंदर, उसे बोलेंगे मोलैरिटी। अब मैं बात कर रहा हूं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं? वो जिसे ऐड करते हो उसे क्या बोलते हो? सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अंदर हमें बात करनी है, ठीक है। तो 1 किलो सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स है, तो उसे कहा जाएगा मोलैलिटी। ठीक है, फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के लिए मैंने पहले ही बताया था B आता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या आएगा? WA, और आप ब्रैकेट में लिखेंगे इन केजीज। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। बस ये आपको याद रखना है। यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों? यहां से ऊपर मोल्स हैं और नीचे केजी है, तो मोल्स पर केजी, या इसे शॉर्ट में आप खाली M लिखेंगे, और M को पढ़ा जाता है मोलल, मोलल इसे पढ़ा जाएगा, राइट। फिर NB को आपने ओपन करना आता ही है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से मोल्स नहीं बदलते हैं, क्वांटिटी में चेंज नहीं आने वाला है, मास में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो इसीलिए ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो इसे कहा जाता है मोलैलिटी। क्लियर हुआ? फॉर्मूला याद रखना है एट द एंड समझने के बाद। अब एक पॉइंट ये है कि 1 मोलर सॉल्यूशन या फिर 1 मोलल सॉल्यूशन कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है और क्यों? 1 मोलर सॉल्यूशन है NaCl का, और 1 मोलल, यानी कि तुमने दो सॉल्यूशन बनाए और दोनों में NaCl है। एक ने आपने कहा कि सर मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन NaCl का है, एक ने कहा मेरे पास 1 मोलल NaCl का सॉल्यूशन, बताओ कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो देखो मान लो पहला वाला ये है, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये पूरा 1 लीटर है, इस 1 लीटर के अंदर सॉल्यूट भी आ गया है, ठीक है, इस 1 लीटर के अंदर आपका सॉल्यूट भी इंक्लूड हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 किलो सॉल्वेंट लेना है आपने और उसके अंदर आपने सॉल्यूट ऐड करना है, ठीक है, सॉल्यूट अलग से है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब 1 मोलर सॉल्यूशन पूरा आप ले रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया, तो सॉल्यूट भी आया और सॉल्वेंट भी आया है तो सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी किसके केस में होगी? मोलैलिटी के केस में होगी,
ठीक है। अगर तुम ऐसे समझो कि सर 1 kg मतलब 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक है, कि डेंसिटी अगर 1 है तो 1 kg 1 लीटर के इक्वल हुआ। तो यहाँ पूरे 1 लीटर के अंदर कितने प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन की बात की जाती है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं। तो सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया, मतलब तुम्हारे पास 100 पार्टिकल्स मैंने कहा सॉल्यूशन के थे, ठीक है, और उसी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट उसी के अंदर से प्रेजेंट है 100 में से, पूरा 100 नहीं है। तो इसीलिए मोलैरिटी ज्यादा कंसेंट्रेटेड होती है एज कंपेयर टू 1 मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मे बी आपको रीजन असर्शन में मिल जाए, क्वेश्चन के फॉर्म में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसे, ठीक है। तो ये है आपकी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के बाद हल्का सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूं मैं नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए उतनी जरूरत नहीं है, बट आगे कुछ डी ब्लॉक वगैरह में एन फैक्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है। तो क्या है, देखो नॉर्मेलिटी, बस इतना याद रख लो कि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी निकालनी आती है, एन फैक्टर समझ लेते हैं। एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर वैलेंसी भी होती है, ठीक है, एन फैक्टर वैलेंसी होती है, और एन फैक्टर होते हैं टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव आयन इन केस ऑफ सॉल्ट। जैसे तुम्हारे पास NaCl है, NaCl के लिए एन फैक्टर कितना होगा, तुम Na पॉजिटिव को देख लो या फिर खाली Cl नेगेटिव को देख लो, तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए, 1 हो जाएगा। बेसिसिटी, एसिडिटी, बहुत तरीके से बोलेंगे, NaOH है, ठीक है, यहाँ भी चार्ज दे सकते हो, या तो देख लो कितने OH दे सकता है, एक OH दे सकता है। H2SO4 में बताओ कितने H पॉजिटिव जाते हैं, 2 H पॉजिटिव जाते हैं, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो इन्हीं से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसे कहा जाता है आपका नॉर्मेलिटी। अब लास्ट कंसेंट्रेशन टर्म हमारे पास आता है जिसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो बच्चों फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, किसका रेशियो लेना है आपने, मोल्स का, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, एक पिज्जा मैंने आप लोगों के लिए मंगाया, उस पिज्जा से मैंने 2 पार्ट करे, ठीक है, 2 ही लोग हैं मान लो, तो एक को मिला 50% और दूसरे को भी 50%, एक पिज्जा में से, यानी कि पिज्जा को तुमने अभी क्या माना, 100% माना। लेकिन तुम कहोगे सर हम ऐसा तो आंसर नहीं करते, हम बोलते आधा आधा मिल गया, तो हम बोलते 1/2 और 1/2, बात तो सेम ही है, ठीक है। बस ये परसेंटेज के बेसिस पे था, ये फ्रैक्शन के बेसिस पे था, तो यही बात करनी है हमें, फ्रैक्शन के बेसिस पे बात करनी है जस्ट। तो मान लीजिए हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ये है आपका A और ये है B, ठीक है। अब 50-50% वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं हम, बस हमारे पास 2 लोग हैं A और B। तो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन A का, कि A के पास कितना हिस्सा गया होगा। तो मैं ऊपर लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, A को कितना मिल रहा है और टोटल कितना था। ऐसे ही XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन Na प्लस NB। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें करना है। अब इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो 1 आएगा, 50-50 को ऐड करते 100 आ जाता। तो हमेशा ही सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो नीचे Na प्लस NB प्लस NC कर लोगे, तो ये हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 100%। तो मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर पे तो डिपेंड करते ही नहीं है, क्योंकि मोल्स के अंदर क्या आते हैं, दोनों मास आते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर का फर्क पड़ने वाला है तो सिर्फ मोलैरिटी पे और नॉर्मेलिटी पे, क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में भी मोलैरिटी आ रहा है, तो इन दोनों पे पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी के साथ कैसे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और हेनरीज लॉ तक हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है
मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपने एक सॉल्वेंट लिया, 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का कितना मास डिसॉल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मैंने बातें कही समझा देता हूं। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ, क्या मैं बहुत टेढ़ा लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ काफी ऊपर चला गया। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात होनी चाहिए। टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये बातें क्यों कही जा रही हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये वो है ना। तो देखो कितना मास आपने डिसॉल्व किया, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने 2 चम्मच चीनी नमक डाला है, 3 डाला है, 4 डाला है, 5 डाला है, कितना मैक्सिमम डाल सकते हो। मैक्सिमम डाल देने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन कैसा बन गया होगा, सैचुरेटेड। अब उसमें और नमक ऐड नहीं किया जा सकता हो, तब बात करोगे सॉल्युबिलिटी की। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट लेना है आपने, 100 ग्राम पानी लेना है, उसमें कितना नमक मैं डालूं कि अब उसमें और नमक नहीं घुले एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर तो और घुल सकता है ना। अगर हम गर्म कर देते तो गर्म पानी में और ज्यादा नमक घुल जाएगा। तो टेम्परेचर को फिक्स होना चाहिए जब आप ये बात कर रहे हैं। और कब बात करनी है, जब सॉल्यूशन कैसा बन जाए, सैचुरेटेड, तो उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी कई बातों पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसमें पहला है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड के लिए हम बात करेंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, कि किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला होता है पोलर सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद नहीं करने होते, जस्ट पॉइंट समझने हैं आपको, फिर एग्जांपल्स में इन्हें अप्लाई करना होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन से तुम्हें पता चल जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसे आप मिला रहे हो वो कैसा है और जिसमें मिला रहे हो वो कैसा है, ठीक है। जिसे हम पढ़ा रहे हैं वो कैसा है और जिससे आप पढ़ रहे हैं वो कैसा है, दोनों बातों पे डिपेंड करने वाला है कि हमारी वाइब्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप 9th क्लास से सुनते आए हो, लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम चीजें सेम चीजों में मिक्स हो जाती हैं। जैसे आपने पानी में नमक घोलते हुए बात करी कि हाँ सर NaCl डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन यही मैं बात करूं कि नमक आपने पेट्रोल में मिलाना है, नमक आपने किसी ऑयल में मिक्स करना है, तो अब आप कहोगे सर अब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो NaCl ही है दोनों जगह, सॉल्यूट तो NaCl ही लिया लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग ले लिए, तो अलग अलग सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। तुमने ग्रीस वगैरह या कुछ ऐसे जिसमें ऑयली नेचर हो, ठीक है, उस गंदगी को या कुछ ऐसे कपड़े में कोई चीज लग गई है, ठीक है, ग्रीस वगैरह टाइप कुछ लग गया है या डस्ट वगैरह से वो अजीब सा हो गया है, तो उसको हम पानी में मिक्स करें और अल्कोहल में मिक्स करें या पेट्रोल में मिक्स करें, तो किसके साथ वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, तो पानी के साथ ऑब्वियसली वो नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल के साथ इजीली वो मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब इस बार जो सॉल्यूट था उसका नेचर पेट्रोल के जैसा था, तो लाइक डिसॉल्व लाइक हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बात यहाँ पर होती है। जैसे बलून की हम बात करें, तो बलून क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, यानी कि उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है ना, कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक। तो अगर हम बलून के अंदर पानी भरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बलून के अंदर पेट्रोल भरा जाए, बलून के अंदर अल्कोहल भरा जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो फट जाएगा, ठीक है। आपने एक बलून को फुलाया, उस पर आपने पेट्रोल की कुछ छींटे मारो, बलून ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट हो जाने का मतलब ये है कि पेट्रोल में वो डिसॉल्व हो गया सडनली, ठीक है। तो ये कहानी रही। ऐसी थर्माकोल है, पानी में डालोगे कुछ नहीं होगा, इवन सीलन वगैरह कहीं पे आ रही हो तो थर्माकोल लगा देते हैं हम, पेनिट्रेट भी नहीं कर पाती।
लेकिन यही थर्माकोल आप पेट्रोल में डालो तो आप लोगों को दिखेगा एकदम कि घुलने लग जाएगा। तो इसका मतलब थर्माकोल का नेचर नॉन पोलर है और हमारा जो पेट्रोल है वो भी कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक इसे हम कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, आगे जाके जब इंटरेक्शंस और समझेंगे हम तो वहां पे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि यार किसको नॉन पोलर कहें किसको पोलर कहें। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो सेम चीजें सेम टाइप के कंपाउंड में डिजॉल्व हो जाती हैं, उसे कहा जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है टेम्परेचर। तुम मुझे बताओ कि अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो और घुलने लग जाता है या डिसॉल्व कम होता है? तो हो सकता है बहुत बच्चों का आंसर ये हो कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से तो चीजें घुल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी डेली लाइफ की एक दो एग्जांपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई सारे एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा ही चीजें घुल जाए ऐसा नहीं है, और टेम्परेचर कम करने से भी ऐसा हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर में चेंज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से चीजें डिसॉल्व हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा है। देखो, अगर आपने सॉल्यूट मिलाया सॉल्वेंट में, ठीक है, अगर इन दोनों को मिलाने पर जो चेंज है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। जब इन दोनों को साथ मिलाते हो तो चेंज कैसा आता है, एक्सोथर्मिक। जब इन दोनों को साथ रखते हो तो ये बहुत गुस्से में रहते हैं। ठीक है, बहुत गुस्से में आपस में रहते हैं, तो क्या तुम्हें इन्हें और प्रोवोक करने की जरूरत है और गुस्सा दिलाने की जरूरत है? तुम्हें अगर इन्हें स्टेबल रखना है तो तुम्हें इसका रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें और गुस्सा नहीं दिलाना है, ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं बनने देना है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है, तो तुम्हें बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तुमने एक गिलास पानी लिया, उसमें चूना डाला, ठीक है, चूना जब मिलाते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। अब तुम चूना मिलाने के बाद उसे और गर्म कर रहे हो तो वो डिसॉल्व होना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि जब वो मिक्स होते हैं तो एनर्जी ऑलरेडी बढ़ रही है, तुम्हें बाहर से एनर्जी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा, ली चार्टेलियस प्रिंसिपल सुना होगा आपने क्लास 11th में, नहीं सुना तो सुन लो। इनका कहना यह है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के लिए या रिएक्शन में जो भी चेंज होता है ये उसका रिवर्स करता है। जैसे आपसे कहा जाए पढ़ो तो आप उसका उल्टा कर देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। आपसे कहा जाएगा कि इस टाइम पे बेटा बाहर मत जाना, आप उस टाइम पे बाहर जाएंगे। ठीक है, होता है ना, जैसे हम लोगों में किसी सुपरस्टिशन के रिगार्डिंग कई बार वो सुपरस्टिशन नहीं भी होते हैं। ठीक है, घर वाले कहते हैं ये मत करना, तो हम उसका उल्टा कर देंगे, नहीं नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, करके देखते हैं क्या होगा इससे। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर भी है कि जब इन दोनों को मिलाओगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही, ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तुम इसका उल्टा करोगे, तुम टेम्परेचर को क्या करोगे, कम। तो टेम्परेचर कम करोगे तो ये रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, मतलब डिसोल्यूशन अच्छा होगा। तो चूना जो है वो ठंडे पानी में अच्छा घुल जाएगा एज कम्पेयर टू वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर। ठीक है, थोड़ी सी आइस उसमें डाल दो तो और अच्छा डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, अगर इन दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, एंडोथर्मिक है, तब आपने क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, जिससे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने एग्जांपल बताया, जैसे आपका लाइम प्लस वाटर, ठीक है, Na2SO, अच्छा वो तो अलग है। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास है। ऐसे ही एंडोथर्मिक में तो आपका वही फेवरेट NaCl प्लस H2O। तो ये कहानी है। अब तीसरा पॉइंट भी है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग। कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनिशियली तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाते गए चीजें घुलती गई, एक टाइम बाद आपने देखा कि यार टेम्परेचर तो हम और बढ़ा रहे थे, अब वो वापस आने लगा है सॉलिड फॉर्म में। जैसे इमेजिन कि आपने एक बीकर लिया, उसमें एक सॉल्ट डाला, उस सॉल्ट का नाम भी मैं बता देता हूं, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट 32 डिग्री सेल्सियस इसकी सॉल्युबिलिटी है कि 32 डिग्री सेल्सियस तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने Na2SO4 को मिक्स किया, डिसॉल्व करते गए। अब देखो, कभी तुम खुद लैब पे करना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, तुम बीकर लोगे, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालोगे, तुम कहोगे तो बिना हीट करे भी हो गया। लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए, सैचुरेटेड, मैक्सिमम कितना सॉल्युबल हो सकता है। तो आपने उसे मैक्सिमम जितना सॉल्युबल हो सकता था डिसॉल्व कर दिया, यानी कि आप मिक्स करते गए, मिक्स हो गया। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया,
तो जो मिक्स नहीं भी हो रहा था तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो मैक्सिमम आपने डिजोल्व कर दिया, तो 32 डिग्री सेल्सियस तक आप देखेंगे सारा सॉलिड आपका गायब हो गया होगा। इसके बाद भी अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा, वापस से सॉलिड बनने लग जाएगा, जो सॉलिड गायब हो गया था वो वापस बनने लग जाएगा, क्योंकि 32 डिग्री सेल्सियस के बाद अब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी क्या होने लगी है, कम होने लगी है। ऐसा तब होता है जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये 32 डिग्री सेल्सियस पे और उससे नीचे पर भी एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, उसका एक अपना स्ट्रक्चर था। 32 डिग्री सेल्सियस से भी वो सॉलिड फॉर्म में, 32 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहां पर उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, वो किसी और फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो वहां भी सॉलिड मिल जा रहा है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ी, फिर क्या हुई, कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, एग्जांपल याद रखना है Na2SO4, ठीक है। तो ये आपकी सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पॉइंट होता है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर का फर्क पड़ता है गैसेस पे, इसीलिए हमारा अगला टॉपिक होता है हेनरीज लॉ, जो गैसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेनरीज लॉ को भी हम खत्म करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है हेनरीज लॉ। बहुत सिंपल लॉ है और यहाँ से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है, रीजनिंग तो यहाँ से आती रही है, न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी में कम दिए हैं बट आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, तुम सब जानते हो हेनरीज लॉ के बारे में। देखो, तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए, ठीक है, दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स तुम्हारे सामने रखी हैं, दोनों एक ही ब्रांड है, ठीक है। तो दो ब्रांड हमारे सामने रखे हुए हैं, ठीक। अब उन दोनों में मान लो आपके सामने जो है वो पेप्सी रखी है, स्प्राइट रखी है, ठीक है, पेप्सी मान लेते हैं, स्प्राइट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो यार, ठीक है। तो दो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हमारे पास रखी है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों को इक्वल टाइम में फ्रीज में रखा गया और तुमने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, ठीक है। मान लीजिए दोनों का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर हो गया। दो बॉटल है, दोनों -10 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों बॉटल को ओपन किया, ठीक है। अब जब तुमने ओपन किया तो एक में जो फिज वाली वॉइस है वो ज्यादा आई और एक में कम आई, तो क्या कहोगे। कोई आपसे पूछेगा यार क्या है यार, इस स्प्राइट में ऐसा क्यों हुआ, ये खराब तो नहीं है, ये वाली कोल्ड ड्रिंक खराब तो नहीं है, इसमें ज्यादा आवाज आ रही है, इसमें कम आ रही है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या बोलोगे। सिंपल सा आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही यही होगा कि सर उसमें गैस ज्यादा है। बहुत नॉर्मल बोलोगे तो सीधे सीधे बोलोगे इसमें गैस ज्यादा है तो ज्यादा आवाज आई, इसमें गैस कम है, क्योंकि ये तो लॉजिक नहीं दे सकते ना कि ज्यादा ठंडी है कम ठंडी है, क्योंकि मैंने टेम्परेचर सेम बोल दिया आपसे। तो आपको कैसे इसमें गैस ज्यादा है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे आई उसमें ज्यादा गैस, तो आप बोलोगे सर हाई प्रेशर। तो मैं कहूंगा आवाज किसकी आई, तो आप बोलोगे सर प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर रिलीज हुआ और तुमने कहा कि गैस ज्यादा है, इसका मतलब गैस ज्यादा होगी तो प्रेशर भी, यही है हेनरी लॉ बेटा, पता तो है यार तुम लोगों को सब। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैस भी होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यानी कि अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दी गैस। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जितनी गैस मैं भरना चाहता हूं उतना ज्यादा प्रेशर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। गैस सिलेंडर के अंदर जितनी गैस हम फिल करना चाहते हैं तो प्रेशर का ही खेल है कि प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। फिर यहां से कांस्टेंट आ जाता है जिसे हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। तो बस ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हेनरीज लॉ के लिए एक एक्सपेरिमेंटल आपने चीज याद रखनी है कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। KH ज्यादा होगा तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो KH भी ज्यादा होगा, और टेम्परेचर बढ़ने से तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अगर कोल्ड ड्रिंक को गर्म करोगे तो उसमें से सारी गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉलिबिलिटी हमेशा ही कम होती है, डिजोल्व गैसेस बाहर निकलने लग जाएंगी, ठीक है। पानी को जब तुम गर्म करने लगते हो तो बबल्स बनते हुए नजर आते हैं। अब बबल्स क्यों बन रहे हैं, उबलने थोड़ी लग जाता है गैस ऑन करते ही, लेकिन गैस ऑन करते ही बबल्स बनने लगते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस जो उसके अंदर डिजोल्व है वो बाहर निकलने लग जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम, इसका मतलब KH भी ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम। तो मैंने तुम्हें अगर दो गैसेस दे दी हैं, एक A और एक B, इसके लिए KH की वैल्यू मैंने आपको दी है 2.6 इंटू 10⁻³ और एक के लिए दिया है 1.1 इंटू 10⁻²। अब मैं पूछूंगा कि कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है, तो आप बोलोगे सर जिसके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी एज कम्पेयर टू जिसकी KH की वैल्यू क्या है, हाई है। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया हेनरी लॉ, बस यही तो था।
कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी कि अमाउंट ऑफ गैस भी उतना ही ज्यादा होगा। फिर मैंने टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी बता दी है, ठीक है, न्यूमेरिकल होता है तो ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, ये निकालना होगा, ठीक है। या कई बार आपको KH निकालना होगा दोनों के लिए, KH निकालने के बाद कंपेयर करोगे तो बाद में कंपेयर करा रहा होगा निकालने के बाद तो 2 मार्क्स का होगा, सीधे सीधे वैल्यू देकर कंपैरिजन करना होगा तो 1 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी हेनरीज लॉ की। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस ये है कि हेनरी लॉ आप कब अप्लाई कर सकते हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि प्रेशर जो है वो बहुत हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन लिख लेना हेडिंग, हाई प्रेशर पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है कि गैसेस के बीच में वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन समझते हो? जब कोई टाइप किसी भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है तो उनके बीच में होते हैं वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। जैसे मैं हूं, मैं इस बोर्ड से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हूं, मैं इसको कोई टच नहीं कर रहा हूं, ये मुझे कुछ टच नहीं कर रहा, लेकिन मैं फील कर सकता हूं, मतलब यहाँ पे एग्जिस्टेंस तो है इसकी और मेरी, तो हम दोनों के बीच में जो एक वीक इंटरेक्शन है वो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल बहुत पास आते हैं और इनके अंदर जो इंटरेक्शन जो बहुत वीक थे, ज्यादा पास आने की वजह से वो इंटरेक्शन डोमिनेट करने लग जाते हैं और जो बिहेवियर होता है गैसेस का वो बदल जाता है, जिसे आइडियल बिहेवियर होता है नॉन आइडियल बिहेवियर हो जाता है। तो हाई प्रेशर पे काम नहीं करेगा, ऐसे ही बहुत लो टेम्परेचर पे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर हाई कर देना या टेम्परेचर लो कर देना, टेम्परेचर बहुत लो कर दिया जाता है तब भी मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाते हैं, अगेन कहानी फिर वही होती है। तीसरा, जो भी आप गैस लें वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन करने के बाद कुछ अलग ही कंपाउंड बना दे। तुमने गैस डिसॉल्व करी कोल्ड ड्रिंक के अंदर और उसने कुछ नया ही कंपाउंड बना दिया, ठीक है। अब तुमने ढक्कन खोला, गैस बाहर ही नहीं आई, फिर पता चला तुम्हें यार वो तो रिएक्शन कर गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, लो टेम्परेचर ना हो बहुत, और केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये कुछ कहानियां हैं, ठीक है। शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, हाँ ये रिएक्शन पे आ जाएगा कि जो भी आप गैस ऐड कर रहे हैं वो डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब तुमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल डाला, ऐसा नहीं हो कि वो जाकर कंबाइन होकर कुछ और बन जाए, कुछ और बन जाए से ही मतलब है बेसिकली वो, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाए, जैसे ये तुमने कहा ये सर 2 मॉलिक्यूल मैंने ऐड करे हैं, अब अंदर जाके अगर ये बन जाए तो तुम तो कहोगे सर अब तो एक ही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तुमने एक अंदर डाला सॉल्यूशन के अंदर जाके ऐसा हो जाए 2 बन जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कह रहा हूं, ठीक है। तो ये होती है इसकी लिमिटेशन। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट और हमें डेली लाइफ में बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। नहीं पता हमारा तो कोई फायदा नहीं साइंस पढ़ने का हमें। पहला है यूज इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये तो मैंने बता ही दिया है। मैं पूछूं आपसे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करनी है तो किस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे? आप बोलोगे हेनरीज को। सर प्रेशर को बढ़ाइए, टेम्परेचर को कम करिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो सोडा वाटर हो या चाहे कोई भी हो, तो उसमें हम यही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, गोताखोर होते हैं जो समुद्र में जाते हैं, ठीक है। तो स्कूबा डाइविंग के लिए क्या होता है, जब समुद्र में डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, सी से हम जब अंदर की तरफ जाने लगेंगे तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है कि मान लो तुम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए, अब ऐसे तो तुम हो नहीं ना कि पानी में से ऑक्सीजन खींच लोगे, ऐसा तो नहीं है। तो तुम सिलेंडर लेके गए ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गया, सिंपली तुमने एयर ले ली है तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, आपके ब्लड में जो गैसेस हैं वो ज्यादा डिसॉल्व होंगी। अब तुम अगर एयर ले जाते हो तो तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन के साथ बहुत सारा अमाउंट किसका है, नाइट्रोजन का भी है, ठीक है। तो तुम्हारे ब्लड में ये डिसॉल्व हो गई, ज्यादा डिसॉल्व हो गई, जितनी तुम्हारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज्यादा डिसॉल्व हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में कोई रिएक्शन नहीं करती है। अब सॉरी, प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, आपकी वेन्स में ज्यादा गैस डिसॉल्व हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम ऊपर आने लगे तो प्रेशर क्या होने लगा, कम, प्रेशर कम होने लगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम।
तो तुम्हारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा गैसेस डिसॉल्व थी जब तुम ऊपर आओगे, तो अब वो गैसेस वापस गैस फॉर्म में बन जाएंगी। पहले वो डिसॉल्व हो गई थी, लिक्विफाई हो गई थी, आपके ब्लड के साथ घूम रही थी, अब वो वापस से गैस बनने लगेंगी। तो इमेजिन करो कि वेन्स में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें गैसेस भी लिक्विफाइड हो गई। जैसे पानी मैंने लिया, इसमें ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर अब इसमें ऐसा हो जाए कि इसमें से सडनली बबल्स बन के निकलने लग जाए बहुत सारे, तो क्या होगा, हमारी वेन्स काफी पतली होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो गैसेस डिसॉल्व थी, अगर वो गैस के फॉर्म में निकलने लग गई, तो सोचो ये जो वेन्स हैं इनमें ब्लॉकेज आ जाएगी, है ना, बबल्स बनने लग जाएंगे, एयर बबल, तो वो ब्लड को फ्लो होने से क्या करेंगे, रोकेंगे। इससे होने वाली प्रॉब्लम को बेंड्स कहा जाता है, ठीक है। ये तो चोकिंग हो जाएगी जगह जगह, ब्लड की क्लॉट बन जाएंगे, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है बेंड्स। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? जब डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, तो हमारी ब्लड में एक्स्ट्रा गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं, और जब हम ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है। प्रेशर कम होने लगता है तो जो एक्सेस गैसेस डिसॉल्व हो गई थी वो बबल्स बन के बाहर निकलने लगती हैं। तो बबल्स बनेंगे अगर ब्लड के रास्ते में, तो ब्लड हमारा फ्लो करना रुक जाएगा, और कई जगह पे ऐसे क्लॉट बनने लगेंगे, जिससे होने वाली प्रॉब्लम को बेंड्स कहा जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो स्कूबा डाइवर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन नहीं ले जाते, इसमें हीलियम मिला के ले जाते हैं। तो हम जो सिलेंडर ले जाएंगे उसमें ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और हीलियम भी होगा, तीनों होंगे। इससे क्या होगा, हीलियम भी डिसॉल्व तो होगी, देखो हैवी नोबल गैस रिएक्ट तो नहीं करने वाली, लेकिन इसके डिसोल्यूशन बहुत स्लो होता है। मतलब बहुत सारा प्रेशर बढ़ाने के बाद तब थोड़ी सी गैस डिसॉल्व हुई, मतलब बहुत सारी चीजें समझाने के बाद तब तुम्हें थोड़ा सा आया, तो तुम हीलियम हो, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें चेंज बहुत कम आ रहा है। और दूसरी खास बात भी है कि ये सीख भी देर में रहा है लेकिन भूलता भी देर में है, तो इक्वालिटी भी हो गई, है ना। तो जब प्रेशर बढ़ा तो ये भी हमारे ब्लड में डिसॉल्व हुई, बहुत सारा प्रेशर बढ़ने पे बहुत कम डिसॉल्व हुई। जब ऊपर आएंगे तो प्रेशर तेजी से कम होगा, तो ये तेजी से बाहर नहीं निकलेगी, धीरे 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 करके रिलीज हो रही होगी, तो इसीलिए अब कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। तो ये थी कहानी स्कूबा डाइवर्स की। तीसरी प्रॉपर्टी है हायर एल्टीट्यूड, कि हायर एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग या फिर जो स्कूबा डाइवर्स जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं या क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप ट्रैक पे चले गए, तो अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो एयर पतली होने लग जाती है, हवा पतली होने लग जाती है, यानी कि प्रेशर क्या होने लग जाएगा, कम। तो आप ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए तो प्रेशर कम हो गया। अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को या गैसेस को डिसॉल्व करने का काम तो प्रेशर का ही है। अब तुम ऊपर जा रहे हो, तुमने ऑक्सीजन ली, लेकिन प्रेशर कम है, तो तुम्हारे ब्लड में उतनी ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाएगी जितनी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी से तुम्हें थिंकिंग एबिलिटी स्लो हो जाएगी, ठीक है, और तुम्हें वीकनेस सी फील होने लगेगी, तो कई सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें आएंगी, जिसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बेटा जी एनॉक्सिया, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन आवर ब्लड डिक्रीजेस, ठीक है, उससे होने वाली प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, फिर एनॉक्सिया कहा जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, व्हाई एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर, ठीक है। पानी थोड़ा गर्म है और थोड़ा ठंडा है, तो वो ठंडे में ज्यादा अच्छा फील करेंगे एज कंपेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोल्ड वाटर और वार्म वाटर, तो वार्म वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी, कौन सी गैस, एक्वाटिक एनिमल्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिल रही, पानी से। अब पानी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो गैस है, ऑक्सीजन जो है वो भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो कम ऑक्सीजन मिलेगी। तो उन एनिमल्स को, एक्वाटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, इसलिए वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे एज कंपेयर टू वार्म वाटर, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्वेरियम वगैरह है, अगर हम उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो जो फिशेस हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब आपने एक्वेरियम में हाथ डाल के टेम्परेचर चेक किया, आपने कहा पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं देना होता है उन्हें, हीटर आते हैं ऑटो कट वाले होते हैं। तो मान लीजिए तुम्हारे पास नहीं है, तुमने उसमें गर्म पानी मिक्स करा, तुमने कहा यार आज बहुत ठंडा है, तुम्हें ज़्यादा ही लगा उस दिन, ठीक है। तो कभी जब हमें ज़्यादा लगता है तो हमें लगता है कि फिर सच में ठंडा ही हो रहा है। अब तुमने एक्वेरियम में क्या करा, गरम पानी उसके अंदर डाल दिया, इतना गर्म नहीं कि मछलियाँ जल जाएं, ऑब्वियसली इतना तो तुम लॉजिक लगाओगे, लेकिन तुमने अच्छा फिर जब तुमने हाथ देखा लगा के तुमने कहा तो बढ़िया अब नहाने वाला, अब मजा आएगा मछलियों में। तो ऐसा नहीं है, मछलियाँ उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर उतना कंफर्टेबल उन्हें फील नहीं होगा। लेकिन अगर फिल्टर आपने लगाया हुआ है, बबल्स उसमें बनते जा रहे हैं, तो इस बबल्स देखे होंगे ना, एक्वेरियम देखा होगा आपने, मशीन लगी होती है उसमें, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली बबल्स बन रहे होते हैं ताकि वहां पर ऑक्सीजन जनरेट हो सके, ठीक। इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको आने चाहिए। लिमिटेशंस पता रहे, एप्लीकेशंस मैंने बता दिया। प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर सकते हो, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला हो गया। स्कूबा डाइवर्स, नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ब्लड में एक्स्ट्रा गैसेस डिसॉल्व हो जाएंगी, जब ऊपर आओगे तो वो निकलेंगी, बबल्स बनेंगे, ब्लड चोक हो जाएगा, जिससे कैपिलरीज जो है हमारी ब्लॉक हो जाएंगी, और उससे होने वाली प्रॉब्लम को बेंड्स कहा जाता है। उसका सोल्यूशन क्या है, ये, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर एयर हल्की हो जाती, पतली हो जाती है, एयर डेंसिटी कम हो जाती है, तो हमारे ब्लड में सप्लाई तो अगर ठीक हो भी जाए तो डिजोल्व कम हो पाएगी, तो हमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिससे होने वाली प्रॉब्लम को एनोक्सिया कहते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इनके बेसिस पे क्वेश्चंस देख रहे होंगे। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।